मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंदर हमने 9 लेक्चर तक में मेटल, उसके डिफिनीशंस, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड और कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ हमने क्लियर किया। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड कंसेप्ट, जो कि है अक्रेंस ऑफ मेटल की। मतलब मेटल जो है वो इस अर्थ के ऊपर में कितनी अमाउंट में पाई जाती है और कौन कौन से मेटल हैं और कौन से स्टेट में रहते हैं। ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अक्रेंस ऑफ मेटल का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, मतलब कि उपलब्धता, कि मेटल कितने हैं, ठीक है, कितने टाइप के हैं और उनकी अमाउंट क्या मौजूद है और हम लोग उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो अकरेंस ऑफ मेटल में सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि मेटल जो है वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि आसपास के समाज में आप ही के लोगों के पास में देखते होंगे। कुछ जो व्यक्ति होता है शांत स्वभाव का होता है, कुछ जो होता है थोड़ा मॉडरेबल होता है, मतलब चिड़चिड़ापन भी होती है उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा वो ये अग्रेसिव इतना जल्दी नहीं होता है, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। और कुछ जो होते हैं बिल्कुल मतलब एकदम डल है, कोई किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, मतलब जिए कोई मरे, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ भी है, कुछ जो मेटल जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है ना, कैल्शियम है, ये सब रिएक्टिव मेटल में होते हैं, रिएक्टिव मेटल हैं। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जो भी जितना ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो कंबाइंड स्टेट में होंगे। सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहेगा। हमेशा इसके साथ कोई ना कोई और सब्सटेंस जो है एक्स्ट्रा के रूप में लगा हुआ रहता है जब ये अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है? मॉडरेबल कंडीशन होती है। मतलब कुछ जो मेटल ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं कि उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं और लेस रिएक्टिव भी नहीं होते, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो मॉडरेबल है। जैसे आयरन को देख लो, वो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। इसी लेक्चर के अंदर में हमने बताया आप लोगों को, ये सारी इस चैप्टर के जो लेक्चर है, पिछला लेक्चर जो भी 7-6 इसके अंदर में, कि आयरन वगैरह उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जबकि सोडियम को अगर कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करवाओ तो वाइगोरसली रिएक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। लेकिन आयरन वगैरह है कि 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद ही इसका कोरोजन होता है, वो उतना दिन के बाद ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जो मतलब स्लोली रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग मॉडरेबल रिएक्टिव बोलते हैं, मतलब कि दोनों के कंडीशन के बीच में। और एक जो होते हैं वो फ्री रहते हैं, फ्री स्टेट में, जो बिल्कुल लो रिएक्टिव है, रिएक्टिव ही नहीं है, ना के बराबर है। जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, है ना, आपके हमने चले कॉपर ले लो, ये सब जो है वो बिल्कुल, प्लेटिनम है, ये सब मेटल जो है ना, ये बिल्कुल ही लो रिएक्टिव है। ये इसको कोई रिएक्टिविटी से मतलब ही नहीं है। बहुत दिन हो जाएगा, साल 1.5 साल हो जाता है, तब हल्का थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है ना। तो ये कलर चेंज होने का मतलब ही होता है कि रिएक्शन हो जाना। और ये लोग का कलर इतना जल्दी जाता नहीं है, ये लोग इतना जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। इसका कारण है ये फ्री रहते हैं। ठीक है, फ्री वही रहेंगे जो लो रिएक्टिव होंगे, और वही कंबाइंड स्टेट में होंगे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे कि हमारा कौन कौन था? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, अब ये मेटल की कैटेगराइज हमने किया कि मेटल कितने तरीकों से रह सकते हैं। जो एक्टिव और रिएक्टिव होंगे वो रहेंगे कंबाइंड स्टेट में, जो मॉडरेबल होंगे वो फ्री कंबाइंड दोनों रह सकते हैं, और तीसरी दूसरी लो में, जो कि हमेशा फ्री स्टेट में रहते हैं। अभी ये जो भी कैटेगराइजेशन है मेटल्स का, अवेलेबिलिटी होगी अर्थ के ऊपर, तो इस मेटल को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, है ना, ये कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेटल्स जनरली जो होंगे वो अर्थ क्रस्ट के अंदर में होंगे, अर्थ के अंदर में होंगे। तो अर्थ के अंदर से इसको निकाला जाएगा। ठीक है, अब जब अर्थ से निकालेंगे तो इसका एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो देखो, जब हम लोग कोई भी चीज अर्थ से निकालते हैं ना, तो निकाला हुआ कोई भी चीज हो, जैसे कोयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, मेटेलिक सबस्टांस हो, या कोई भी चीज हो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकाले, नेचुरली अकरिंग होना चाहिए वो, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। लेकिन हम लोग मिनरल्स तभी बोलते हैं जब वो अर्थ से निकाला जाए, ना कि बाहर में उसको हम लोग बना दें और उसको मिनरल्स बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मिनरल्स क्या होता है। तो ये मिनरल्स का समझना, ओर्स का समझना, ये सारे प्रोसेस का एक अलग से नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं बाबू? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। मेटलर्जी एक प्रोसेस है, मेटलर्जी एक क्या है? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कि हम लोग उस मिनरल्स में मौजूद
मेटल को निकालते हैं उसी को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स वगैरह हम लोग अर्थ से निकालेंगे उसमें से जो मेटल निकालने की जो प्रोसेस होती है, चीर फाड़ की प्रोसेस होती है, ड्रेसिंग की प्रोसेस होती है, प्यूरिफाइंग की जो प्रोसेस होती है ना, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। इसीलिए हमने देखो क्या डिफाइन किया है, द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज द मेटलर्जी। मतलब कि जो सब्सटेंस जो हम लोग अर्थ से निकाले हैं, उस सब निकाला हुआ सब्सटेंस से जो हम लोग मेटल निकालेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, मेटलर्जी होगा। इस मेटलर्जी के बाद हम लोग समझेंगे मिनरल्स के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया कि मिनरल्स क्या होती है। तो मिनरल्स होती है कि जो कुछ भी सब्सटेंस हम लोग अर्थ से निकाल लेते हैं, है ना, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, अभी हमने बताया। तो सब चीज जो हम लोग अर्थ से निकालेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। अब इसी मिनरल्स में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका क्या नाम है, ओर। और क्या होता है, तो चलिए हम समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का जितना कि आपको हमने समझाया। जो भी चीज हमने समझाया वही चीज यहां बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे बाबू ओर के बारे में, कि ओर क्या होता है। तो ओर देखो क्या है, ओर बड़ा ही ये इजी कंसेप्ट है। और होता है कि जो सब्सटेंस आपने मिनरल्स जो आपने निकाला, कहाँ से, अर्थ से, जो भी मिनरल्स आपने अर्थ से निकाला है, वो उसमें जब मेटल की अमाउंट ज़्यादा होगी तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, ओर कह देते हैं। तो जैसे हम लोग लिख दें ऐसे, क्या लिखेंगे कि मेटल रिच, मेटल क्या लिखेंगे, रिच मिनरल्स, मेटल रिच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। मतलब कि वैसे मिनरल्स जिसमें मेटल की अमाउंट ज़्यादा होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। अब सोचने वाली बात है कि आप अर्थ से कोई भी चीज़ निकालें, जैसे कोयला निकालें, पेट्रोल निकाल लिए, या वो कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो अर्थ से आपने निकाला है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें मेटल ही निकल जाए। तो जब मेटल निकलता है, याद रखेंगे, जब मेटल निकलता हो तभी हम लोग उसको ओर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस आप निकाल लीजिएगा और उसमें अगर मेटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, मेटल मौजूद नहीं है, तब हम लोग उसको ओर नाम नहीं देंगे। वो केवल मिनरल्स हो सकता है लेकिन ओर नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। क्योंकि आप कोई भी चीज़ अर्थ से निकाले तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेटेलिक सब्सटेंस ही निकल जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि अर्थ से निकला है, तो इसलिए हम लोग उसको मिनरल कह सकते हैं। इज दैट ओके? तो देखिए यहाँ हम लोग एक पॉइंट और लिख देंगे, क्या कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, है ना। सारे ओर्स जो होंगे वो मिनरल्स होंगे, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं हो सकते हैं। बात याद रखेंगे आप। अब हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ ओर्स। टाइप्स ऑफ ओर्स की ओर्स के टाइप क्या क्या हैं। तो ये जो है वो टाइप्स ऑफ ओर्स में ये 4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है बाबू? तो पहला इसमें होता है ऑक्साइड। ठीक है, पहला कौन है? ऑक्साइड। इसमें जैसे कि एल्यूमिनियम इसके अंदर में आएगा ऑक्साइड, और में ऐसे और भी हैं, लेकिन हम लोग एक एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। ऑक्साइड और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जिसमें CO3 प्रेजेंट होना चाहिए, और इसके अंदर में जो आता है, इसके अंदर में जिसमें CO3 प्रेजेंट होना चाहिए, और इसमें आता है एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम, है ना। तीसरा होता है सल्फाइड। सल्फाइड, तो सल्फाइड में कौन आ जाएगा? जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, और ये इसमें आ जाता है बाबू जिंक। कौन आ जाएगा? जिंक। एक एक एग्जाम्पल बस ले रहे हैं, और भी इसके अंदर में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फिर सल्फाइड के बाद होता है हैलाइड। कौन सा हो जाएगा? हैलाइड, जिसमें कि हैलोजन मतलब कि एक्स फैमिली हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह होना चाहिए। इसमें जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा कौन? सोडियम। तो याद रखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ ओर्स हैं, है ना। और इस ओर्स के साथ भी और भी चीज़ें होती है। जैसे देखो, अब सोचने वाली बात है, 3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर गौर करेंगे। पहली बात क्या कि आपने अर्थ के अंदर ऐसे कुछ हाथ डाला और निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया आप ऐसे।
अब ये जो निकला हुआ सब्सटेंस है इसको हम लोग मिनरल्स कह दिए, ठीक है। लेकिन अगर इस मिनरल्स में मेटल की अमाउंट ज़्यादा है तब हम लोग इसी मिनरल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर बोल दिए। तो जब ये ओर निकालेंगे तो अर्थ से जब ये निकलता है तो इसके अंदर केवल मेटल तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे और बहुत सारे ना ये सॉइल होंगे और भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड, है ना, नाइट्रेट, कोई भी सब्सटेंस इसके साथ कंबाइंड होंगे। तो ये सारे चीज़ों का भी एक अलग से नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे आप, सोचने वाली बात है, कोई भी चीज़ अर्थ से निकालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज होगा ही होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे गैंग के बारे में कि गैंग क्या होता है, GANGUE, गैंग, ठीक है। गैंग या इसी का नाम होता है मैट्रिक्स। क्या नाम है, मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, तो क्या कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द अनवांटेड मटेरियल, मटेरियल which is extracted from earth crust, क्या बाबू, crust, unwanted material which is extracted from earth crust during extraction of ores is known as क्या बाबू, गैंग या मैट्रिक्स। जैसे मीका हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हो सकता है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका हो सकता है तुम्हारा, और डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है ना, सॉइल हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये सारे जो हैं वो किस में आ जाएंगे, गैंग में आ जाएंगे। ये सब्सटेंस जो मेटल्स जो ओर्स निकाले हैं उस ओर्स के साथ साथ ये जो इम्प्योरिटीज के रूप में है हम लोग इसको गैंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी आगे बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। चलिए, गैंग के बाद आप समझेंगे, अब जाहिर सी बात है कि जो इम्प्योरिटीज है किसके साथ, ओर्स के साथ, तो जो ओर्स के साथ जो इम्प्योरिटीज होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उसे साफ करना भी चाहेंगे, आप उसे साफ करना भी चाहेंगे। तो जो साफ करेंगे तो कोई ना कोई तो सब्सटेंस लेंगे आप, जो ओर निकाला, ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज था उसको हमने गैंग कहा, तो उस गैंग को हटाने के लिए कोई ना कोई तो एक सब्सटेंस यूज करोगे। तो जो सब्सटेंस यूज किया जाता है हम लोग उसको फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो लिख देंगे क्या कि द एक्सटर्नल सब्सटेंस which is used for the purification of क्या बाबू, ओर्स, और रिमूविंग भी लिख सकते हो कि रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स इज नोन एज फ्लक्स। मतलब कि जो जैसे हम लोग निकालेंगे ओर्स, तो ओर्स में तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा हुआ होगा ही। तो जो भी अनवांटेड मटेरियल लगा हुआ है, जो भी मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, मार्बल्स लगे हुए हैं, उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डस्ट लगा हुआ है, जो भी चीज़ें लगी हुई है उसको हम लोग साफ़ करने के लिए जो एक्सटर्नल सब्सटेंस यूज करते हैं उस एक्सटर्नल सब्सटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, वो है मड, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं स्लैग। क्या कह देते हैं, स्लैग। अब तुम सोचो कि कोई भी सब्सटेंस जिसको कि आप तुम धो रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि धोने पर, उसको वॉश करने पर, उसको प्यूरिफाइड करने पर उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ निकला, वो इम्प्योरिटीज और ये फ्लक्स दोनों आपस में कंबाइंड करेगा और नीचे बैठ जाएगा। कोई भी चीज़ जैसे मिट्टी लगा हुआ है, वो उसको धो रहे हैं, आप साफ़ कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो नीचे जमेगा ही, बैठेगा ही मड के रूप में। उसी मड को हम लोग स्लैग भी कहते हैं। तो लिख देंगे क्या कि दोज सब्सटेंस, क्या लिख देंगे बाबू कि दोज सब्सटेंस विच इज एक्यूमुलेटेड, है ना, जो जम जाए, एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ
ऑफ ओर्स इज नोन एज क्या? इज नोन एज व्हाट? मड और स्लैग। याद रखना। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स है, किसको ले लेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड मर्ड, है ना, मर्ड। यही हो जाएगा तुम्हारा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड गैंग, तो बन जाएगा क्या? मर्ड, या फिर उसी को क्या कह सकते हैं? स्लैग। जो चीजें लेंगे वो जो नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा, हम लोग उसी को कर देंगे। जैसे ऐसे एक एग्जांपल देख लें हम, कि मान लो हम ऐसे ले लिए, अब ये हम ओर्स ले लिए। क्या ले लिए? ओर्स पाउडर है। अब इसमें जो है इम्प्यूरिटीज के रूप में ऐसे कुछ लगा हुआ है। ये क्या है? इम्प्यूरिटीज है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग भी कहते हैं। गैंग कह देते हैं या मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इम्प्यूरिटीज को ही गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें हम लोग कुछ ना कुछ मिलाएंगे, वाटर हो, केमिकल सब्सटेंस हो, वॉश करने के लिए। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है, इस केमिकल सब्सटेंस को ही हम लोग क्या कह देंगे? फ्लक्स कह देंगे। और ये जो नीचे डिकम्पोज करेगा, है ना, इस डिकम्पोजेज सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? मर्ड या फिर स्लैग कह देंगे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब समझेंगे क्या? कुछ जो है वो सब्सटेंस हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, है ना, तुम्हारा कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया। ये सब मेटल्स हैं और उस मेटल्स में मौजूद जो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हाइलाइड हैं, उनका हम टेबल बना दे रहे हैं कि वो कौन कौन कंपोनेंट होंगे और कौन कौन से ओर्स हैं, उनका नाम ओर्स का क्या है, और उसमें कंबाइंड सब्सटेंस कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम वगैरह में ये पूछता भी है कि इसके ओर्स का नाम क्या है। हम लोग एल्युमिनियम को कौन से ओर से प्राप्त करेंगे? तो याद रखेंगे कि बॉक्साइड ओर से प्राप्त करते हैं। जिंक को कौन से प्राप्त करेंगे? तो सिनेबार से प्राप्त करेंगे। तो ये सब चीज़ें ना याद रखना होगा आपको। ठीक है, तो हम ये बना दे रहे हैं एक टेबल, और वो टेबल को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आप मेटल देख रहे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक, ये इंपॉर्टेंट मेटल हैं और ये इसके इंपॉर्टेंट जो है ना ओर्स हैं कि ओर्स का नाम क्या क्या होता है और इसके कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब उसके साथ जो मौजूद सब्सटेंस है वो क्या है। देखो ऑक्साइड इसमें है, तो ये ऑक्साइड और हो गया, जिसमें कार्बोनेट लगा हुआ है, कार्बोनेट और हो गया, जिसमें सल्फर लगा हुआ है, सल्फाइड हो गया, जिसमें हेलोजन लगा हुआ रहेगा वो हैलाइड हो जाएगा। ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका याद रखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का है तो हमने 2 इसमें एग्जांपल दिया है, आयरन है इसमें हमने 3-4 दिए हैं, कॉपर में भी 2 दिए हैं और जिंक में भी 2। जैसे कि एल्यूमिनियम देख लो तो बॉक्साइड और कैलोनाइड से प्राप्त करेंगे, जिसमें Al2OH4 SiO2 हो गया फॉर्मूला इसका, है ना। आयरन का हेमेटाइट है Fe2O3, मैग्नेटाइट है Fe3O4, सीडेराइट है FeCO3, आयरन पाइराइट FeS2। ये 4 ओर्स में आयरन का ही हमने लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कॉपर हो गया, कॉपर का 2 लिखे हैं, कॉपर पाइराइट्स और कॉपर ग्लांस, जिसमें फॉर्मूला कॉपर पाइराइट का हो गया CuFeS2, Cu2S कॉपर पाइराइट्स का। जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड ZnS, इस तरीके से। और कॉपर कैलामाइन का हो गया ZnCO2, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर इतना ही, है ना। हम जल्द ही आपको लेकर आते हैं एक नया लेक्चर, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो ओर्स वगैरह है, इस ओर्स से कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग इस मेटल्स को निकालेंगे। जैसे अब ले लिए हम तुम्हारा बात करते हैं बॉक्साइड को, तो एल्युमिनियम को हम लोग इस बॉक्साइड ओर से कैसे निकालेंगे। तो सारे के लिए अपना अपना एक प्रोसेस है। बॉक्साइड है
एल्युमिनियम निकालना है उससे, तो उसके लिए एक अलग कैल्सिनेशन प्रोसेस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोगों को आयरन निकालना है, तो आयरन के लिए एक अलग प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। तो सारे मेटल्स को निकालने का अपना एक प्रोसेस है, सबके लिए एक तरीका बनाया गया है, और वो हर एक प्रोसेस के लिए स्पेशल हम एक लेक्चर लेकर आएंगे। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।